जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 9th का मैथ देख रहे हैं। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं या बिल्कुल बेकार चैप्टर बोल सकते हैं। ठीक है, ये मानो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और नहीं मानो तो बिल्कुल बेकार चैप्टर है, दिमाग खराब करने वाला है, फालतू का चैप्टर है। लेकिन इसको अगर समझ गए तो बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा चैप्टर आज पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 1 देखेंगे। ठीक है, ये क्या है? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जियोमेट्री। ठीक है, यूक्लिड्स जियोमेट्री। तो बहुत से यूक्लिड कौन थे? ये क्या थे ना, एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे। ठीक है, जो कि ग्रीक के रहने वाले थे। ठीक है, जो कि BCE 325 से लेके BCE 265 तक थे। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री ऑफ फादर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा सिद्धांत दिए थे आपका ज्योमेट्री को लेकर, और उसको आज भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं। और उस समय का ये बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे। तो हम लोग इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? आज हम जो इस चैप्टर में है ना, आप एक तरह से कह लो ना, तो इसको आज हम लोग देसी भाषा में समझेंगे। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ना, मुझे भी उतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अपना कोर्स में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये एक टाइप का थेथरोलॉजी वाला चैप्टर है। ठीक है, जानते सब कुछ है, जानबूझ के उसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो हम लोग हमेशा क्लास शुरू होने के पहले ज्ञानबाजी करते हैं। उसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज में जाएंगे, और कुछ नहीं है, सिंपल सा है, और उसको केवल आप साथ साथ यहाँ पर देखिए, और कुछ नहीं आपको करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हम लोग 3 वर्ड जानते हैं। ठीक है, क्या? डेफिनेशन। ठीक है, दूसरा एक्जियोम, तीसरा पोस्टुलेट। डेफिनेशन में आई होता है बॉस। ठीक है, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन, एक्जियोम एंड पोस्टुलेट्स। तो इसका क्या होता है हिंदी? परिभाषा। ठीक है, ये क्या हो गया? अभिगृहित। तो ये नाम देखकर आप भाग नहीं जाइएगा, अभी मैं इसको समझाऊंगा कि ये किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, और ये क्या हो गया? अभिधारणाएं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होता है? ये एक परिभाषा है। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, संज्ञा, नाउन, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को सूचित करने का जो तरीका है उसको हम लोग नाउन कहते थे, संज्ञा कहते थे। उसी को, जैसे किसी को हम लोग बता रहे हैं, वो डिफिनेशन होता है, वो परिभाषा होता है। ठीक है, और एक्जियोम, एक्जियोम क्या होता है? एक्जियोम मतलब अभिगृहित। ठीक है, अभिगृहित क्या हुआ? जैसे मान लिए कि कुछ स्टूडेंट अपने आप को समझते हैं कि हीरो हैं, उनका ये मतलब अपना उनका एजम्पशन है। ठीक है, वो मानते हैं, ठीक है, कि वो हीरो हैं अगर, ठीक है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, और उसको प्रूव करने के लिए कोई साक्ष्य का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, वो मान लिया कि वो हीरो है, बचपन से हीरो है। ठीक है, जो बड़ा होकर हीरो बनते हैं उनको तो चलिए वो आर्ट स्कूल में जाते हैं, तरह तरह के एक्टिंग सीखते हैं, तो वो अपने आप को हीरो बनाते हैं। एक्जियोम में क्या है कि एक वो स्वयं अवधारणा बना लेते हैं कि हाँ ये चीज है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक्जियोम, और उसको प्रूव करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, ये मोस्टली किसमें? सब जगह यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब सबसे ये रिलेटेड है, रिलेटेड टू ऑल फील्ड,
दम देखिए देसी भाषा में आपको समझाने का कोशिश मैं कर रहा हूं, ठीक है। और पोस्टुलेट क्या होता है, ये भी एक तरह का एक्जियोम ही है, लेकिन ये आपका जियोमेट्री रिलेटेड है, ठीक है। जियोमेट्री में इसका यूज किया जाता है, यूज इन जियोमेट्री, ठीक है। तो मिला जुला के आप समझ गए होंगे कि जो यूक्लिड साहब थे उन्होंने कुछ डिफिनेशन दिया, कुछ एक्जियोम दिया, कुछ पोस्टुलेट दिया। तो इसके कुछ कुछ हैं, उसको हम लोग देखेंगे आगे। पहले हम लोग इसका एक डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिफिनेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ मीनिंग ऑफ टर्म, मतलब किसी चीज को बताने का तरीका है, ठीक है। किसी चीज के बारे में अगर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। एक्जियोम, एक्जियोम क्या है, इट इज एन एजम्पशन, ठीक है। इट इज एन एजम्पशन विच डजंट need to prove itself, ठीक है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। इसको कोई प्रूव करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या ले लीजिएगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल सन जो है राइजेज इन ईस्ट, मतलब सूरज पूरब में उगता है। इसको कोई आपको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये एजम्पशन है और ये सेल्फ प्रूव्ड है, इसको कोई प्रूव करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्जियोम हो गया। और पोस्टुलेट्स हो गया कि आपका स्पेशली ज्योमेट्री के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो आगे एग्जांपल में देखेंगे। यूक्लिड साहब का कुछ पोस्टुलेट है उसको देखेंगे, ठीक है। एक और चीज होता है थ्योरम, जिसको प्रमेय बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि भाई साहब ये टर्मिनोलॉजी है क्या मैथ में, हम लोग तो सिंपल सिंपल सा जानते थे और ये टर्मिनोलॉजी क्या है। तो डिफिनेशन क्या हो गया, डिफिनेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ मीनिंग ऑफ अ टर्म, मतलब किसी भी चीज़ को अगर एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में बताना है, दैट इज डिफिनेशन। ये जस्ट लाइक जैसे हम लोग नाउन को क्या उसको परिभाषित करने के लिए क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु को संबोधित करने के लिए जो यूज किया जाता है, ठीक है, डायरेक्ट जो संबोधित करने के लिए, वो नाउन का डिफिनेशन हो गया। मतलब इन सिमिलर फैशन हम लोग बोल सकते हैं कि डिफिनेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ मीनिंग ऑफ अ टर्म, किसी शब्द को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उससे। एक्जियोम क्या हो गया, ये एग्जम्पशन है। जैसे आपके क्लास में कुछ मानते हैं कि मैं हीरो हूं, वो उनका एजम्पशन है, ठीक है। हालांकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है वो तो बात की बात है, वो हीरो के बारे में केवल मैं बता रहा हूं। लेकिन एक्जियोम क्या है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, तो सूरज पूरब में उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये सेल्फ प्रूव्ड है। पोस्टुलेट रिलेटेड टू जियोमेट्री, जिसको हम लोग जिसका डील होता है जियोमेट्री से, उसके लिए यूज करते हैं। और थ्योरम, थ्योरम क्या होता है, इन्हीं लोग के यूज से ये डिराइव होता है, ठीक है। थ्योरम मतलब इन लोग को यूज करके हम लोग एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देते हैं, वो थ्योरम कहलाता है, ठीक है। इट इज अ स्टेटमेंट विच आर प्रूव्ड बाय यूजिंग डेफिनेशन, एक्जियोम, मतलब इन लोग का यूज करके आप इसको निकाल सकते हैं, या कुछ भी प्रीवियसली
प्रूवन स्टेटमेंट, पहले से मान लीजिए कोई स्टेटमेंट प्रूव्ड है, ठीक है, प्रूवन स्टेटमेंट या कोई लॉजिक हो सकता है, समझे, और डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिक, ठीक है, मतलब इन लोग का यूज करके जो आप एक स्टेटमेंट देते हैं, फाइनल स्टेटमेंट कि ऐसा होने पे ऐसा होता है, दैट इज थ्योरम प्रमेय। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही देसी तरीके से इसको समझाने का कोशिश किया। हो सकता है कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज लिखने में आपको लग रहा होगा कि ये डिफिनेशन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको मेरा मेन मोटो था कि ये एक्चुअल में होता क्या है, आपको समझाना था, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखिए और कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए यूक्लिड साहब का हम लोग आगे देखते हैं कि वो क्या क्या अपना एक्जियोम दिए थे, पोस्टुलेट दिए थे और डेफिनेशन दिए थे, ठीक है। यूक्लिड साहब के द्वारा दिया गया जो डेफिनेशन है उसको हम लोग देखते हैं, जो कि एलिमेंट्स नाम का एक उन्होंने बुक लिखा था, उसमें इसका जिक्र किया है। तो यहाँ पर टोटल 7 डिफिनेशन है, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। तो कोई भी पॉइंट है, इसका कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है। आप इसका कोई डायमेंशन देख सकते हैं क्या, इसमें लेंथ विड्थ हाइट कुछ नहीं है, तो ये पॉइंट कहलाता है, ठीक है। कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। केवल इतना डिफाइन कर सकते हैं कि इसका कोई पार्ट नहीं होता है। सेकेंड, अ लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। तो सेकेंड डिफिनेशन में वो क्या बोलते हैं कि जो एक लाइन होता है, ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस है यह क्या है, एक डिस्टेंस है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस है, ठीक है, कि इसका कोई ब्रीथ नहीं है, ठीक है, इसका कोई चौड़ाई नहीं है, जितना पतला से पतला आप सोच सकते हैं, ठीक है, कि लाइन इज अ ब्रीथलेस डिस्टेंस, ठीक है, इसमें कोई चौड़ाई नहीं है, ये आप जितना पतला से पतला एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, देखिए ये एक टाइप का थेट्रोलॉजी है, लेकिन अपना कोर्स में है तो पढ़ना तो पड़ेगा बॉस, और एग्जाम में अगर आ जाएगा तो उसको लिखना तो पड़ेगा ही। एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि प्लीज गिव 7 डिफिनेशन ऑफ यूक्लिड, तो आपको देना पड़ेगा। थर्ड देखिए, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। तो कोई भी लाइन है, मान लीजिए कोई भी लाइन है, तो इसका जो एंडिंग है यहाँ पे, दिस वन क्या होगा, ये पॉइंट होगा, पॉइंट होगा ना, दम एंड पॉइंट, ठीक है। और ये जितना भी डायमेंशन लेस हो सकता है, मतलब कम से कम दम, जो पॉइंट का हम लोग डिफिनेशन देखें कि दम इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, और इस पे क्या इन्फिनाइट पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो वो तो नहीं बोल रहे, केवल ये बोल रहे हैं अपने डिफिनेशन में कि जो लाइन होता है उसका एंडिंग क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है। फोर्थ क्या बोलता है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। तो स्ट्रेट लाइन बोलता है कि एक लाइन है, ठीक है, जिसपे इवनली मतलब पॉइंट लाई करता है, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। ये क्या इवनली, मतलब पॉइंट का क्या हम लोग डिफिनेशन देखें कि जो डायमेंशन लेस है, तो स्ट्रेट लाइन का भी तो डायमेंशन नहीं होगा ना। जब पॉइंट का डायमेंशन नहीं है तो स्ट्रेट लाइन का भी तो विड्थ नहीं होगा ना, ठीक है। जब पॉइंट का विड्थ एंड लेंथ नहीं है, वो डायमेंशन लेस है, तो इसका भी जब इवनली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका भी तो विड्थ नहीं होगा ना, समझे। तो क्या है, कहने का मतलब ये हो गया कि अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। इस पे जो पॉइंट है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर इधर उधर होगा, स्कैटर्ड होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। फिफ्थ, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड विड्थ ओनली, ठीक है। देखिए
कोई भी सरफेस, ठीक है, मान लीजिए एक किताब है, ठीक है, मान लीजिए एक किताब का ऊपर पेज है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड विड्थ ओनली। अगर कोई सरफेस की बात कर रहे हैं तो इसमें केवल लेंथ और विड्थ होगा। अगर इसमें हम लोग हाइट को इंक्लूड कर देंगे, मान लीजिए ये इतना मोटा हो गया, ठीक है, इसमें हाइट इंक्लूड कर देंगे तो ये सरफेस नहीं होगा। हम लोग अपना मेंसुरेशन वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, आप जाकर वहाँ पर देखिएगा कि क्या सरफेस होता है, क्या वॉल्यूम होता है। तो सरफेस में केवल लेंथ एंड विड्थ होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए ये जो बुक है, बुक, इसको हम लोग सरफेस बोलते हैं, ठीक है, दिस वन, और नीचे भी सरफेस है। अगर सरफेस के ऊपर लेयर 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 रखते जाएं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हाइट हो जाएगा, तो वो सरफेस नहीं होगा। सरफेस में क्या हो गया, केवल लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। तो ये उनका डेफिनेशन था। देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप लिखिएगा और सिंपल सा लैंग्वेज में मैं इसको समझाने का कोशिश करूंगा। 7th नंबर, ये अपना 5th हुआ ना, 6th नहीं 5th, दिस वन इज 6th, ठीक है। क्या है, द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। तो अभी तो हम लोग देखें ना बुक का एग्जांपल में कि इसका जो एज है, जो सरफेस का, ये क्या है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है। चलिए फिर से मैं दिखाता हूं। जो सरफेस का एज है, जो इसका किनारा है, देखिए 1 2 3 4, 4 लाइन है, ठीक है, समझ में आया। इनका 7th डिफिनेशन क्या है, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विथ स्ट्रेट लाइन ऑन इट। देखिए ये कहते हैं कि सरफेस जो है ना कुछ नहीं है, एक इवनली लाइन इस पे लाई करता है। देखिए ऐसे 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 बहुत सारा लाइन है जो इस पे लाई करता है, समझ में आ गया। तो बहुत सारा लाइन को हम लोग मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इनका जो एक्सियोम था उसको हम लोग देखते हैं। देखिए एक्सियोम क्या क्या था इनका, तो इसमें भी 7 एक्सियोम है, वो देख लीजिए। फर्स्ट बोल रहे हैं थिंग्स विच आर इक्वल टू सम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर थिंग्स। तो देखिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास क्या है, 2 पेन है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, दम सेम है, देखिए दोनों दम सेम है ना, देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है, मैं छुपाया नहीं हूँ, ठीक है। अब बोलिए एक और पेन लिया, इसके बराबर ए है, ठीक है ना बॉस, इसको भी रख लिया और पहले वाला को मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल है, देखिए इक्वल है, तो यही इनका कहना था। क्या कहना था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो एग्जाम्पल हम लोग यहां पर पेन वाला लेकर समझ लिए। दूसरा देखिए, इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको दिमाग को यहां पर मतलब ये समझ लेना है कि ऐसा होता है, ठीक है। और इसके लिए कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, इसके लिए कोई हम लोग को प्रूफ देने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सेल्फ प्रूवन है, ठीक है। दूसरा क्या, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से समझेंगे। मान लीजिए 2 इक्वल टू 2 है, 2 इक्वल टू 2 है। अगर इसमें हम लोग इधर +1 कर दें और इधर +1 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। चलिए इसको एक और हम लोग फिर पेन से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फिर लेते हैं, पेन एंड कवर, ठीक है, पेन और उसका ढक्कन का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मेरा मेन मोटो है यहां पर समझाना बॉस, मतलब देसी तरीका यूज करना है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है इस चैप्टर को लेके। आप यूट्यूब पे चाहे कहीं क्लास में भी जाइएगा ना,
आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या, एक्सियोम क्या है, पोस्टुलेट क्या है, डिफिनेशन क्या है, थ्योरम क्या है, इसको क्या है ये समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मेरे पास अगेन दो पेन है। ठीक है, देखिए इसमें कवर नहीं है, दोनों में ढक्कन नहीं है। ठीक है, दोनों इक्वल है, देखिए दोनों इक्वल है ना, चारों तरफ से इक्वल है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इक्वल वैल्यू का दो चीज लगा देते हैं। इसमें ए भी इक्वल है, ए भी इक्वल है, ये दो चीज हम लोग इसमें लगा दिए। अब देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है ना बॉस। ठीक है, तो अगर कोई इक्वल चीज में इक्वल जोड़ा जाए तो फाइनली वो इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। एक एग्जाम्पल आपको अब लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। ठीक है, पेन एंड कवर वाला। थर्ड क्या बोल रहा है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो मान लीजिए कि 5 इक्वल टू 5 है और इसमें हम लोग एक घटा दिए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो रिमाइंडर जो है वो भी तो इक्वल होगा। ठीक है, ये भी एक एक्सियोम है। इसमें अगेन हम लोग पेन एंड कवर यूज कर सकते हैं। इसमें पूरा पेन लीजिए, उसमें से कवर हटा दीजिए, तो जो बच जाएगा बीच का रिफिल वो आपका इक्वल होगा। ठीक है, समझा दूं, रुक जाइए। अगेन दो पेन इक्वल है, दम इक्वल है सेम सब तरफ से। ठीक है, इसमें से हम लोग कुछ घटा दिए इक्वल, तो ये वापस क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझ में आया? अगर ये तरीका समझ में आया तो एक लाइक कीजिए। ठीक है, एकदम बिल्कुल देसी तरीका है। ठीक है, देखिए फोर्थ क्या था, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो देखिए अगर कोई दो चीज कोइंसाइड कर रहा है तो मतलब वो दूसरे के इक्वल है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि दो क्वाइन है। ठीक है, 5 रुपीज का दो क्वाइन है। क्या है, 5 रुपीज का दो क्वाइन है। ठीक है, अगर ये एक दूसरे को कोइंसाइड करता है, ठीक है, अगर एक दूसरे को कोइंसाइड करता है तो ये दोनों इक्वल होगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। फिफ्थ, देखिए मैं यहां पर मतलब ऐसा एग्जाम्पल लेके आपको बताना चाह रहा हूं कि आपका यहां पर एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो मान लीजिए कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, पिज्जा। क्या है बॉस, पिज्जा। अगर आप अपने छोटे कोई साथी के साथ जाते हैं या छोटे बच्चे के साथ जाते हैं और इसमें से अगर एक काट के आधा खा गया, काट के इतना खा गया, ठीक है, इतना खा गया, तो आपका बचा हुआ क्या है, इतना है। तो इससे तो ये कम होगा ना, उतना तो ऑलरेडी खा चुका है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो या तो ए पार्ट को लीजिए चाहे ए पार्ट को लीजिए, ठीक है, जो खा गया, तो ये तो हमेशा इससे बड़ा होगा ना। जो होल है, होल पिज्जा, होल पिज्जा जो है ये तो इससे बड़ा होगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ क्या बोलता है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कि मान लीजिए कोई एक थिंग्स है, मान लीजिए पूरा पिज्जा है। ठीक है, तो इसका जो आधा है इसका ये डबल है। ठीक है, तो जो ए पार्ट बच गया, ए पार्ट, ये तो आधा है ना इसका। ठीक है, जो ए पार्ट बच गया तो ये दोनों इक्वल होगा ना। अरे पिज्जा का ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, तो ये आधा बराबर होगा। तो वही बोल रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, जो इसका दुगना है वो आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। सेवेंथ, ठीक इसका अपोजिट है, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए अगर ये हाफ है किसका, ये पूरा पिज्जा का, ये क्या है, पिज्जा। ठीक है, तो
जो अनदर हाफ है, जो अनदर हाफ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो समझ में आ गया, ये सातों के सातों जो एक्सियोम था इनका, उसमें कोई दिक्कत, और ये सेल्फ प्रूव्ड है, इसको कोई साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पोस्टुलेट, जो कि इनके द्वारा दिया हुआ 5 पोस्टुलेट है। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट क्या बोलता है, एक कुछ नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, केवल इसको समझाने का तरीका अलग होना चाहिए। जैसे आप कैसे बच्चा को ए सिखाते, ए बेटा ए है, ए बेटा बी है, ए बेटा सी है, ऐसा समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं। तो वैसे ही ये केवल समझने का फर्क है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। ठीक है, तो बोल रहा है एक पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में केवल एक स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है। मान लीजिए कोई नामकरण इसका कर दीजिए, तो अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट। ठीक है, ये पोस्टुलेट है जो कि आपको ज्योमेट्री में यूज होता है। इसके लिए क्या कोई मतलब थ्योरम होगा कि इसको प्रूव किया जाए, ये तो सेल्फ प्रूवन है। ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ है बॉस। सेकेंड देखिए, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफिनिटली। ठीक है, तो बोल रहा है कोई एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, कोई एक लाइन है, ठीक है, क्या बोल रहा है, अ टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट हो गया, यहां तक है, तो इसको हम लोग इधर एक्सटेंड कर सकते हैं। बोलिए, एक्सटेंड इधर कर सकते हैं, इधर भी इन्फिनाइट तक हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बस यही चीज को ये बोल रहा है कि अ टर्मिनेटेड लाइन मतलब जो कि शांत लाइन है, जो कि यहां टर्मिनेट कर चुका है, ठीक है, वो कैन बी प्रोड्यूस इंडिफिनिटली। ठीक है, थर्ड देखिए, अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो बोल रहा है कि कोई भी सेंटर से सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है और कोई भी रेडियस का। ठीक है, कोई भी रेडियस का, ये मान लीजिए R1 है, ये मान लीजिए R2 है, तो कोई भी सेंटर से, मान लीजिए एक सेंटर यहां है, एक सेंटर यहां है, इससे भी खींचा जा सकता है, और कोई भी रेडियस का। ठीक है, ये इनका कहना है कि सेंटर से कोई भी रेडियस का, कोई भी सेंटर से आप सर्कल बना सकते हैं। ये थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या बोलता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो भाई राइट एंगल का मतलब ही है 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी राइट एंगल है, ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। मान लीजिए ए ओ बी है और ये है पी क्यू आर, तो कोई भी राइट एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, इसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो जितने भी राइट एंगल होंगे सारे के सारे इक्वल होंगे। देखिए फिफ्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी पोस्टुलेट है। क्या बोलता है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। कहने का मतलब है कि कोई भी 2 लाइन है, ठीक है, अगर इस पे कोई तीसरा लाइन इसको कट कर रहा है, ठीक है, इस पे फॉल कर रहा है, तो जो ए 2 एंगल है ना, ए वाली, अगर ए दोनों का जो सम होगा, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, ये हम लोग इसको नामकरण कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए वाली एंगल और ए वाली एंगल पी क्यू एस प्लस टी एस क्यू लेस देन 180 डिग्री हो, तो कहीं जाकर ये आगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये तो अभी बोर्ड से बाहर जा रहा है, लेकिन ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इस पोस्टुलेट का मतलब यही हुआ। मान लीजिए अगर 180 डिग्री होता तो क्या होता है, पैरेलल होता। ठीक है, ये कोई लाइन काट रहा है और ये दोनों का
सम क्या है, अगर 180 डिग्री होता दोनों का A प्लस A, मान लीजिए इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होता तो ये हमेशा पैरेलल होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा देखिए 180 डिग्री है, देखिए आप ऐसे समझिए, ये क्या है 180 डिग्री है, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये अभी दोनों पैरेलल है और ये दोनों के बीच में जो ए वाली जो लाइन है, ठीक है, ये अभी पैरेलल है, और अगर इन दोनों के बीच में हम लोग डिग्री कम कर दें, अगर दोनों का ऐसे कम हो जाए, ठीक है, दोनों का जो सम है 180 से कम हो जाए तो दोनों एक दूसरे को आगे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहां पर देखिए ब्लैक और ब्लू वाला जो कवर है, ठीक है, तो इंटरसेक्ट करा। अगर ये 180 डिग्री रहेगा, देखिए ऐसा 180 डिग्री रहेगा तो ये हमेशा इन्फिनाइट पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, अगर 180 डिग्री से कम रहेगा तो इंटरसेक्ट करेगा। यही इस पोस्टुलेट का मतलब है। तो आपको ये मैंने बहुत ही देसी तरीके से समझाने का कोशिश किया, फिर भी अगर दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। और इसको आप एक बार वीडियो को आराम से एकदम ईयरफोन लगा के आराम से सुनिएगा, इसमें आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं पहली बार इस चैप्टर में बोल रहा हूँ कि आपको पेन पेपर लेकर नहीं बैठना है, आपको खाली कान में लगाकर ईयरफोन इस वीडियो को पूरा 1 से 2 बार सुनिए, सारा चीज़ कंसेप्ट सही हो जाएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये तरीका पसंद में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो रही बात रेस्ट क्वेश्चन का, तो रेस्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए आप एक बार इसको मेरी मानिए तो रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और ये मेरा एक्जियोम है कि आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गए ना एक्जियोम मतलब। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।